ओके बच्चा पार्टी, आज सेमीकंडक्टर पे लेक्चर 07। अब हम लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं चैप्टर फिनिश होने के। इसके बाद एक और आएगा फोटो डायोड सोलर सेल, एक वीडियो एक लेक्चर उस पर आएगा, फिर सीधा लॉजिक गेट और चैप्टर खत्म। वी आर वेरी क्लोज टू फिनिश द चैप्टर। अब आज सेमीकंडक्टर में डिस्कशन है रेक्टिफायर। रेक्टिफाई करना मतलब क्या करना, नाम से कुछ पता चलता है? किसी को भी हम बोलते हैं इसको रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई करना मतलब प्रॉपर डायरेक्शन सेट करो। एक डायरेक्शन में ले आओ इन सबको, जो इधर उधर भाग रहे हैं ना, इन सबको रेक्टिफाई करो। तो रेक्टिफायर मतलब इन अ प्रॉपर डायरेक्शन अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफिकेशन क्यों करना पड़ता है? एसी सिग्नल होते हैं, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का काम होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। दैट डिवाइस which converts your AC signals into DC signal, that device is called rectifier. Clear? तो आप इंट्रोडक्शन यहां से ले सकते हो इतना सा, क्या? टू कन्वर्ट AC सिग्नल्स। अब AC सिग्नल में कौन कौन आ गया? करंट आ गया, वोल्टेज आ गया, पावर आ गया, ये सब टाइप के सिग्नल हो सकते हैं AC। ठीक है, इन सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करना है? डीसी सिग्नल्स में। डीसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन। और ये काम जो डिवाइस करके देता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। सिंपल सा इंट्रोडक्शन है इसका। अब अपना जो पीएन जंक्शन डायोड है उससे हम रेक्टिफायर बना सकते हैं, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड का एक धांसू क्वालिटी है कि वो जब फॉरवर्ड मोड पे होता है तो करंट को फ्लो होने देता है, रिवर्स पे होता है तो करंट को फ्लो नहीं होने देता है। जानते हैं ना पीएन की ये क्वालिटी। तो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड में करंट फ्लो होने देता है, रिवर्स में नहीं होने देता है। अच्छा, रिवर्स में भी होता है लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद। समझा? अरे यार ये बात करनी पड़ेगी वरना आगे रेक्टिफायर में मजा नहीं आएगा। रुक, मैं थोड़ा पुरानी बातें करता हूं। देखो, जैसे ये रहा अपना पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया N। अब इसका P पॉजिटिव के साथ और N नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस पे। ये आउट ऑफ द रेक्टिफायर जाके हम बात कर रहे हैं, थोड़ा पिछला ज्ञान अपना मजबूत कर रहे हैं। ये हो गया पॉजिटिव के साथ P, नेगेटिव के साथ N, तो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। और इसी कनेक्शन को उल्टा कर दो, इसे यहीं पे कर लो। ये रहा, देखो ये आपका P और ये N। इस बार N को पॉजिटिव के साथ कर दो, P को नेगेटिव के साथ कर दो, तो ये हो गया अपना रिवर्स बायस। ठीक है, अब फॉरवर्ड का ग्राफ देखो। फॉरवर्ड का ग्राफ ऐसे था ना, यूं कि 0.7 वोल्ट पे आके करंट सडनली एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है और मिली एम्पियर की रेंज का मिल जाता है। सिर्फ 0.7 वोल्ट पे, 0.7 वोल्ट पे करंट इतना मिल जाता है। कौन सा 0.7 वोल्ट? ये बाहर का बैटरी, उसकी बात कर रहे हैं। और रिवर्स में क्या था ग्राफ? रिवर्स में ग्राफ ये था कि करंट बहता ही नहीं है। फिर आप 100 वोल्ट के आसपास पहुंचो तब जाके करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो आपने डायोड को फॉरवर्ड पे रखा है तो वो 0.7 वोल्ट पे भी मिली एम्पियर का करंट देगा आपको, और आपने डायोड को रिवर्स पे रखा है तो वो 100 वोल्ट तक पहुंचने के बाद करंट देगा। मतलब 100 वोल्ट से पहले आपको करंट नहीं बहने देगा। तो इसीलिए हम इन जनरल बोलते हैं कि रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होता है। और 100 वोल्ट पहुंचने के बाद भी जो होता है वो माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है। इससे 1000वां भाग, 1000 पार्ट ऑफ दिस इज मिली एम्पियर, दिस इज माइक्रो एम्पियर, 10⁻3, 10⁻6। तो इतना हाई वोल्टेज बाहर से दो तब जाके ये करंट फ्लो करता है, वो भी माइक्रो एम्पियर की रेंज का, और उतने में भी गर्म होके जल जाएगा। इसलिए इन जनरल हम क्या बोलते हैं
कि फॉरवर्ड में करंट फ्लो होता है, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होता है। देखो इतने पोर्शन को हमेशा हम ध्यान में रख के बोलते हैं। ओके या नहीं ओके, ये समझ में आया? तो अब मैं बोलूँ ना जब भी कि फॉरवर्ड में करंट फ्लो होता है, तो अब समझ लेना बहुत आसान है, हो जाएगा सब। लेकिन रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों? देख लो, क्लियर ना? अब मैं इन जनरल बोलूँगा कि भाई फॉरवर्ड में करंट फ्लो होता है, रिवर्स में नहीं होता है। जैसे ही मैं रिवर्स में नहीं होता बोलूँ, कोई भी ये आर्ग्यूमेंट मत देना कि सर 100 वोल्ट के बाद तो होता है। हम अपने डायोड को 100 तक जाने ही नहीं देंगे, हम अपने डायोड को 10-20 वोल्ट पे पकड़ के रखेंगे, तो करंट आएगा ही नहीं रिवर्स में। समझ में आ रहा है? आपने जो भी डायोड लिया उसका वोल्टेज 10-20 से ज़्यादा जाने ही मत दो, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उससे आगे जाने ही मत दो। तो डायोड कभी ये वाला करंट देगा ही नहीं आपको रिवर्स में, इसलिए हम बोल पाएंगे कि यहाँ पे रिवर्स करंट नहीं है। समझा? फॉरवर्ड और रिवर्स का एकदम क्लियर फर्क। अब हम सीधा रेक्टिफायर पे आ जाते हैं, इसको वापस जाने देते हैं। तो ये सारा ओपनिंग स्टोरी लिखा, फिर एक बढ़िया सा रेक्टिफायर का पॉइंट लेते हैं। चलो रेक्टिफायर पे क्या पॉइंट लेते हैं? सीधा नया क्वेश्चन ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। रेक्टिफायर दो टाइप का है भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव इज इंडिविजुअल अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और फुल वेव इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में हाफ वेव रेक्टिफायर पूछेंगे, पूरा 2 मार्क्स का थियरी, तो अच्छा सा ड्राइंग देने का, सिग्नल विग्नल ड्रॉ करने के और लिख डालने का। फिर फुल वेव पे भी पूरा एक क्वेश्चन हो सकता है। आपको बोला था इस चैप्टर में, हर चैप्टर में ऐसी 4-5 थियरी होती है जो आईएमपी होती है, जो ऑलमोस्ट पूछने के चांसेस होते हैं, उनको कर लेने का। मान लो किसी बच्चे से पूरा चैप्टर नहीं हो, मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा लो रेंज में है, जिनको पूरा चैप्टर मतलब बोझ लगता है, मुश्किल से पढ़ रहे हैं, जिनको कॉन्सेप्ट के साथ उतना लेना देना नहीं है, बस पढ़ लिया कैसे भी करके एग्जाम में जाके उल्टी करो पास हो जाओ, उन बच्चों के लिए खास ये सेंटेंस है। इस चैप्टर में ऐसा 5 बड़ा थियरी है जिसको आप कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, आईएमपी टाइप आपका काम हो जाएगा। तो उसमें आगे 2 क्वेश्चंस तो बोल दिए मैंने, कौन कौन से? मैं बोलूँगा ना, पी टाइप और एन टाइप का मेकिंग, कि पी कैसे बनता है और एन कैसे बनता है, वो करवाया पूरा। फिर दूसरा था फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स 2 हो गया। आज तीसरा है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है। चलो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? तो फुल वेव को होल्ड पे रख, अभी पूरा डिटेल किस पे करते हैं? हाफ वेव पे। चलो यहाँ पे उसको डिटेल में लेके जाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा दिखता है तो बताता हूँ। एक ट्रांसफॉर्मर लेने का, एक पीएन जंक्शन डायोड ले लो और एक लोड रेजिस्टेंस ले लो। इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो जो डिजाइन बनेगा दैट विल बी योर हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या लेने का? ट्रांसफॉर्मर, जंक्शन डायोड और लोड रेजिस्टेंस। क्या लेने का? ट्रांसफॉर्मर, जंक्शन डायोड एंड लोड रेजिस्टर। ये 3 कंपोनेंट तो याद होने ही चाहिए। एक मार्क का क्वेश्चन भी आ गया कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर के 3 कंपोनेंट कौन से? ट्रांसफॉर्मर, जंक्शन डायोड और मैं तो भूल गया कौन सा था तीसरा, लोड रेजिस्टेंस। तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। चलो सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का सिग्नल तो ऐसे ही होगा ना, ये प्राइमरी कॉइल है ना, फिर यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल, ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है। यहाँ पे ले लो एक जंक्शन डायोड, हो गया, और एक लोड रेजिस्टेंस ले लो, ये जंक्शन डायोड जिसको नाम दे दो डी, डायोड मतलब डी। ये इतना आपका ट्रांसफॉर्मर, ये हो गया ट्रांसफॉर्मर। तो 3 चीजें आ गई भैया। क्या आया? ट्रांसफॉर्मर, जंक्शन डायोड और
लोड रेजिस्टेंस। अक्षर बड़े गंदे हो गए आजकल मेरे, पहले शांति से शिद्दत से लिखता था, पता नहीं किस बात की जल्दी लगी रहती है मेरे को, दे दनादन लिखता हूँ। इतना गंदा नहीं चलाएगा, नहीं चलेगा, लिखना ही नहीं है, लिखना तो है। लोड रेजिस्टेंस बराबर है डायोड, ट्रांसफॉर्मर। ऐसे थोड़ी चलेगा कचरा लिख के कुछ भी चले जाए। लिखने के बाद दिखते तो खुद को तो मजा आना चाहिए कि मैंने कुछ ढंग का लिखा है। चलो तीनों कंपोनेंट हो गए, अब तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो भैया। कर देते हैं, ऐसे निकाल एक वायर, इधर गया एक वायर, इधर निकाल, इधर गया, हो गया कनेक्शन। कहाँ टफ है ड्राइंग बोलो मेरे को। एक ट्रांसफॉर्मर लाया, एक डायोड लाया, एक लोड रेजिस्टेंस लाया, कर दिया कनेक्ट, पक्का। ये बन गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। सिंपल, वेरी सिंपल सर्किट। कौन सा इसमें इधर उधर से सब कनेक्ट करना है, पता नहीं कौन कौन से लॉ लगा रहे हो सर। वेरी सिंपल, ट्रांसफॉर्मर, डायोड एंड लोड रेजिस्टर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आप पॉइंट भी लिख सकते हो साथ साथ में भाई साहब, पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? पहला ही पॉइंट, as shown in figure the half wave rectifier is made up of transformer, junction diode and load resistance in series। लिख सकते हो ऐसा इजी पॉइंट। हाफ वेव रेक्टिफायर is made up of transformer, junction diode and load resistance connected in series। बहुत आसान है लिखना यार, देख देख के तो लिख रहे हैं ड्राइंग। अब काम क्या करवाना है आपको इस रेक्टिफायर से? क्यों लेके आए आप इसको? फिजिक्स में क्या जरूरत पड़ गई इसकी, क्या तकलीफ पड़ गई? तो बोला था ना कि एसी सिग्नल्स हमको डीसी के फॉर्म में चाहिए। तो एसी नहीं, ट्रांसफॉर्मर नहीं, स्टेप अप स्टेप डाउन। ट्रांसफॉर्मर तो वोल्टेज को हाई लो करने के लिए था, उसका तो समस्या अलग था। उसमें भी समस्या सिखाया था आपको, तकलीफ क्या थी, क्या डिफिकल्टी थी, क्यों ट्रांसफॉर्मर ढूंढा गया। रुक एक मिनट बात करने दे भाई। आइए इस थियरी को साइड में रखो। जैसे ये आपका पावर हाउस है, पावर हाउस में बिजली बना, वो बिजली ओवर द हेड केबल से अपने घर तक लाना है, अपने घर तक लाना है। लेकिन तकलीफ क्या होती है कि ये वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ना, तो I²R के अकॉर्डिंग वेस्ट हो जाता है सारा करंट। जैसे यहां से मान लो आपको 100 एम्पियर दिया ना, तो आपके घर पहुंचते पहुंचते 1 एम्पियर हो जाता है। तो पावर हाउस वाले को भी नुकसान। बिल किसके पास भेजे? अपने पास बिल भेजेगा तो अपन तो बोलेंगे भाई मेरे को तो 1 एम्पियर ही मिला है। बोलेगा यार मैंने तो 100 भेजा था। बोले तू जाने, तेरा काम जाने, बिल का झगड़ा हो जाएगा हर महीने। तो ये जो वायर में इतना सारा कंज्यूम हो जाता है हीट के फॉर्म में बिजली, उसको रोकने के लिए वोल्टेज हाई करना पड़ता है। यहाँ पे हाई वोल्टेज करोगे आप तो एज यू नो P is equal to VI। if P is constant, if you want to keep the P constant, then your V is inversely proportional to the current। if your V is high, current will be low, और current low हो गया तो वेस्ट पावर कम हो जाएगा, लॉस्ट पावर, डिसिपेटेड पावर कम हो जाएगा, तो ज़्यादा करंट आपके पास पहुंचेगा। दिस वॉज द सिंपल थॉट बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मर। इसलिए ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को हाई करता है, फिर अकॉर्डिंग टू द नीड्स वोल्टेज को लो भी करता है, क्योंकि आपके घर में इतना हाई वोल्टेज नहीं चलेगा, सब बड़ा का हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर का पूरा मैं लेक्चर समझाया हूं, तो उस पर ज़्यादा डिटेलिंग करने बैठूंगा तो रेक्टिफायर कब पढ़ाऊंगा? अगले लेक्चर में। फिर अगले लेक्चर में आप बोलोगे सर फॉरवर्ड क्या था, तो फिर फॉरवर्ड पे डिटेलिंग करूंगा, तो रेक्टिफायर उसके अगले लेक्चर में। तो ट्रांसफॉर्मर का ही बेसिक सोच था। यहाँ ट्रांसफॉर्मर सिर्फ वोल्टेज को अप डाउन करने के काम आएगा और कुछ नहीं आएगा, समझे आप? ओके हाँ। तो ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर दोनों अलग चीज़ है यार। एक छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछ लिया, मेरी गलती हो गई। मैंने सिर्फ इतना पूछा आपको कि आप इससे काम क्या करवाना चाहते हो, तो आपको बोलना चाहिए था सर एसी सिग्नल को लेके आएंगे और इसको दे देंगे, ले बेटा इसको डीसी बना के दे दे।
तो जैसे इसके अंदर एसी सिग्नल डालोगे बाहर आपको दे देगा, लीजिए साहब डीसी। अरे बोलता है ये, सही में बोलता है। यहां से आप जैसे बोलोगे ना टेक दिस एसी एंड कन्वर्ट इनटू डीसी इमीडिएटली, फटाक से यहाँ पे बोलेगा सर प्लेट लाओ, रेडी हो गया डीसी आपका। हाँ देता है, डीसी बना के देता है। वही तो काम है उसका, उसी के लिए तो इसका इस धरती पे अवतार हुआ है, समझो। क्यों जन्मा, क्यों है ये, क्यों जन्मा ये? एसी से डीसी बनाने के लिए। मान लो बोलने वाला रेक्टिफायर लेके आए और आप डालो अंदर एसी और बोलो ए रेक्टिफायर कन्वर्ट दिस इमीडिएटली इनटू डीसी, और रेक्टिफायर के अंदर जा जाए ए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इसलिए बोलने वाला रेक्टिफायर नहीं बनाया गया है, समझे आप? क्योंकि हम किसी की सुनते नहीं है, और इतना सा मशीन बोल देवे सामने आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उठा के फेंक दूं सीधा ही। ओके चलो कम टू द पॉइंट, लेट्स फोकस। तो ये क्या करेगा, एसी सिग्नल को डीसी बनाएगा, है ना? तो एसी सिग्नल अंदर डालना तो पड़ेगा ना, वो तो अंदर डालेगा तो बाहर डीसी निकलेगा। जैसे गन्ना जूस बनाने का मशीन है, अंदर गन्ना डालेगा तो बाहर जूस निकलेगा। तो गन्ना ही नहीं डाला, उधर बैठ के बोले जूस आ जा, जूस आ जा, जूस आ जा, कहां से आएगा? समझा कि नहीं? हाँ, तो यहां से गन्ना डालना पड़ेगा, दैट गन्ना विल बी योर इनपुट, द जूस कम्स आउट विल बी योर आउटपुट। विदाउट इनपुट हाउ कैन यू थिंक अबाउट द आउटपुट? यू नीड सम इनपुट, है ना? तो यहां इनपुट में एसी सिग्नल डालो। चलो तो इसके दोनों एंड को एसी सिग्नल से कनेक्ट कर दो भैया। कर दिया, आ गया एसी इनपुट, क्या बोलेंगे इसको, एसी इनपुट। डाल दिया गन्ना यहां से, अभी यहां से देख जूस निकलेगा, गन्ने का जूस निकलेगा। गन्ना, अरे वो हाँ शुगर केन, अरे इंग्लिश मीडियम। चलो ठीक है, अब सीरियस हो जाए थोड़ा, लिखे इसके बारे में। देखो इन फिगर स्कीमेटिक ड्राइंग ऑफ रेक्टिफायर इज शोन। क्या लिखेंगे? इन फिगर, अभी थोड़ा स्पीड लेते हैं क्योंकि अभी फुल वेव रेक्टिफायर भी बाकी है। स्कीमेटिक ड्राइंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज शोन। डन। चलो अब आगे बढ़े। व्हेन एसी इनपुट is applied to the primary coil of transformer। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर में दो दो टाइप का कॉइल है भैया। ये वाला जो कॉइल है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी कॉइल, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Primary coil of transformer is connected with input AC signals and secondary coil is connected with junction diode and load resistance in series। वो हमने ऊपर लिख लिया है, जाने देना, सिर्फ प्राइमरी के बारे में लिख। प्राइमरी is connected with AC input signal और secondary is connected with junction diode and load resistance। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रश्न, हाउ डज इट वर्क? हाउ डज इट वर्क्स? काम कैसे करता है, कैसे डीसी बनाता है, क्या जादू है इसके अंदर? तो चलो अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं, बहुत इधर उधर का टाइम पास हो गया। अब ये तो जानते हो कि ये जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बायस पे आएगा तो करंट को जाने देगा कि जा बेटा बहले जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन यही डायोड रिवर्स मोड पे होगा तो करंट को क्या बोलेगा, यू आर नॉट अलाउड, आना नहीं इधर, ऐसा ही होगा ना। हाँ तो देखो यहाँ पे आपका इनपुट एसी है। अब एसी का बिहेवियर कैसा होता है? एसी का बिहेवियर ऐसा होता है, देखो एसी का बिहेवियर बताता हूँ आपको। ऐसे होता है ना, हाफ सर्कल में प्लस, बाकी के हाफ साइकिल में माइनस, पोलैरिटी चेंज होता है। बाकी के हाफ साइकिल में फिर प्लस, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर माइनस, फिर प्लस,
फिर माइनस, कैमरामैन कवर हो रहा है ना। ये होता है आपका एसी इनपुट, दिखने में ग्राफ वाइज ऐसा दिखता है हमको। अब ध्यान से सुन, यहाँ पे आउटपुट का ग्राफ बनाता हूँ, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। आउटपुट ग्राफ, चलो ध्यान से देखना, दोनों को कंपेयर करके समझेंगे ना तो आसान लगेगा। एंड आई प्रॉमिस आपको अभी के भी समझ में आ जाएगा कैसे डीसी बनाइए। समझ, जब ये एसी इनपुट का पूरा एक साइकिल का पहला हाफ साइकिल बनता है, तब उस पूरे हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहता है, तो ये वाला जो पॉइंट है पॉजिटिव और ये वाला पॉइंट नेगेटिव रहता है। जब ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है तो ये आपका फॉरवर्ड मोड पे है, फॉरवर्ड मोड पे तो करंट जाने देगा तो लोड रेजिस्टेंस के दो एंड के बीच में करंट दिखेगा, वोल्टेज मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा। तो पहले हाफ साइकिल में वोल्टेज मिला, करंट मिला, ठीक है। फिर जब इस एसी सिग्नल का दूसरा हाफ साइकिल आएगा तब ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे ये पोलैरिटी चेंज हुआ, डायोड आ गया रिवर्स पे, डायोड रिवर्स मोड पे आ गया, रिवर्स मोड पे आ गया तो अब क्या बोलेगा, ना मुन्ना ना, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो करंट यहां से यहां जाएगा ही नहीं, तो बाहर मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं तो उसका ग्राफ क्या आएगा, ब्लैंक, कुछ नहीं आएगा, खत्म। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर पोलैरिटी चेंज होगा, तो ये बन जाएगा फॉरवर्ड, तो बोलेगा जा जी ले अपनी जिंदगी, तो फिर मिलेगा करंट। फिर उसके नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर बोलेगा ना मुन्ना ना, खत्म, फिर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो आप देखो ना आपका डीसी बन गया है। कैसे बना डीसी, डीसी मतलब इन वन डायरेक्शन, तो ये वन डायरेक्शन में ही है, या तो वन डायरेक्शन में या नहीं है, या तो है या नहीं है, लेकिन नेगेटिव नहीं बना, तो इसको बोलते हैं डीसी। लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है, ये पल्सेटिंग डीसी है, पल्स वाला, क्योंकि डीसी ऐसा नहीं दिखता है। डीसी तो अपने को सीधी लाइन में दिखेगा ना ऐसे, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है। वो तो मैं भी बोल रहा हूँ ना प्योर डीसी नहीं है, लेकिन एसी तो नहीं है ना। डीसी बनने की तैयारी तो हो गई ना, डीसी बन गया, अब इसमें थोड़ा फिल्टर करेंगे ना, थोड़ा और आगे इधर कुछ फिल्टर लगाएंगे ना, तो ये छन के एकदम प्योर डीसी हो जाएगा, सीधा लाइन आएगा। वो भी आएगा थियरी आज ही के दिन, टेंशन मत ले। फिल्टर सर्किट भी सिखाऊंगा आपको। पहले ये समझ लिया रेक्टिफायर कैसे काम करता है। कुछ काम नहीं करता है रेक्टिफायर, फालतू इंसान है, सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पे है, सारा काम ये करता है। हाँ, तो क्या हुआ, एसी इनपुट आया, पहले हाफ साइकिल में इसने करंट को जाने दिया, दूसरे हाफ साइकिल में रोक लिया, जाने दिया रोक लिया, जाने दिया रोक लिया, उससे डीसी बन गया। तो सारा काम तो बेचारे इस छोटे से डायोड ने किया है, समझा कि नहीं। बस तो मामला खत्म। ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बारे में थोड़ा पॉइंट अच्छे से लिख लेना, 2-3 लिख पाओगे ना, अच्छा सा छोटा सा स्टोरी बना के लिखना है। चल अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब आपको सिखाता हूं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का नीड्स क्यों चाहिए, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर, आप समझो आधा ही तो वेव बना, आधा फिर कहां बना, फिर आधा वेव बना, फिर नहीं बना, फिर आधा बना, तो आधा आधा वेव बन रहा है ना। दैट्स वाई फ्रॉम दिस सिग्नल्स इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। बट अब हमको फुल वेव चाहिए। फुल वेव मतलब इधर भी करंट चाहिए और ऊपर ही चाहिए, इधर भी करंट चाहिए और ऊपर ही चाहिए, इतने भी करंट चाहिए और ऊपर ही चाहिए। कितने चाहिए, ऊपर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ड्राइंग थोड़ा चेंज होगा। ड्राइंग, अरे मैं कर रहा हूँ रे, पढ़ाने दे, मेरी दुकान बंद करवाएगा। चल, ये डायोड 2 लेने पड़ेंगे, 2 डायोड लेने पड़ेंगे। तो थोड़ा मामला पेचीदा है। ट्रांसफार्मर ऐसा ही रखते हैं, ट्रांसफार्मर को कुछ नहीं करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को भी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का नाम बदल देते हैं और क्वेश्चन का नंबर बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। नाउ इसका डिटेल का स्पेलिंग कौन लाएगा, आप डिटेल, ठीक है। अब फुल वेव की डिटेलिंग करते हैं। तो 2 जंक्शन डायोड लेने, कितने, 2। पहले तो पॉइंट मिटा डालो। ड्राइंग रख रहा हूं ताकि आपके काम आएगा, ड्राइंग रख रहा हूं काम आएगा। चलो डिटेलिंग क्या है, 2 जंक्शन डायोड लेना है। एक यहां पे ले लो PN और एक यहां पे ले लो
Pn, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, ये n और ये n दोनों को जोड़ दो और एक कॉमन एंड को लोड रेजिस्टेंस के साथ जाने दो। समझ में आ रहा है ड्राइंग? दोनों के P को है ना ट्रांसफॉर्मर के साथ जोड़ दिया सेकेंडरी कॉइल के साथ, और दोनों का N एक कॉमन करके कहाँ डाल दिया, RL के साथ। अब RL का दूसरा एंड का क्या करेंगे, तो RL का दूसरा एंड यहां से निकालेंगे यूं, कूदाओ इसको, हाँ वायर छूना नहीं चाहिए, और इधर डाल दो। इसको बोलते हैं सेंटर टैप्ड, ट्रांसफॉर्मर का मिडिल पॉइंट सेंटर टैप बोलते हैं, यहाँ पे डाल दो लाके। हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये काम कैसे करेगा, ये जोड़ा तो समझ में आया ना, तो जो समझ में आया उसके बारे में लिखो 2-4 पॉइंट। क्या पहला पॉइंट, इन फिगर फुल वेव रेक्टिफायर इज शोन स्कीमेटिकली। चलो, इन फिगर फुल वेव रेक्टिफायर इज शोन। अब किसको कैसे कनेक्ट किया देखो, तो प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड विथ AC इनपुट। प्राइमरी कॉइल कनेक्टेड विथ AC इनपुट। फिर यार हमने थोड़ा लिखने में जल्दीबाजी कर दी। पहला पॉइंट ऐसे लिख सकते थे कि अ ट्रांसफॉर्मर, 2 जंक्शन डायोड and 1 load resistance are used to make a full wave rectifier। लिख लोगे ना, ठीक है। चलो, अब both the P end of diode are connected to the secondary coil। सेकेंडरी कॉइल के साथ क्या कनेक्ट किया, दोनों P end किसके, डायोड के। सेकेंडरी कॉइल के साथ both P of डायोड 1 and डायोड 2। क्लियर? फिर इसके बारे में लिखो कि दोनों डायोड का जो N है उसको कॉमन करके लोड रेजिस्टेंस के एक एंड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो D1 और D दोनों का N इज कनेक्टेड विद लोड रेजिस्टेंस। क्लियर? पक्का? फिर लोड रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो ट्रांसफॉर्मर के सेंटर टैप के साथ कनेक्ट कर दिया, तो लोड रेजिस्टेंस का अनदर एंड इज कनेक्टेड विथ सेंटर टैप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बस ये अरेंजमेंट लिखने में ही पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है। अब वर्किंग तो बहुत इजी है, वर्किंग इज वेरी इजी। चलो कैसे इजी है बताता हूँ। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, जैसे गुमसुम क्यों बैठे हो एकदम। वाकई में या तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो एकदम तल्लीन होके पढ़ता है, या बच्चा उधर हाजिर ही नहीं है, फिजिकली हाजिर है, यहाँ से हाजिर ही नहीं है बच्चा, तो वो यूँ तल्लीन होके बैठा पता नहीं कौन सी दुनिया में। तो आपका क्या सीन है, पहला कि दूसरा? सच्ची बोलो, माँ की कसम है। इतना तल्लीन हो गए, मुझे पता है कोई इतना दांसू नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आज। मुझे खुद को तो पता चल रहा है कि मैं आज कोई बड़ा जीनियस नहीं पढ़ा रहा, रूटीन पढ़ा रहा हूँ जो पढ़ाते वैसे, फिर भी इतना तल्लीन हो। मतलब रुक, लेट मी ऑब्जर्व माय वर्क। हाँ यार गजब पढ़ा है आज तो, तभी आप थैंक यू, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स एंड रिस्पेक्ट। चलो आ जाओ। चल भाई पानी वानी पी लेते हैं, बस अब खत्म होने को आया। क्या तकलीफ है बेटा, किस वजह से परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब इसका वर्किंग लिखें कि जब एसी इनपुट अंदर आता है तो फर्स्ट हाफ साइकिल में, पोलैरिटी पे ध्यान लगाना, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, उसकी वजह से ये हो जाता है फॉरवर्ड और ये हो जाता है रिवर्स। तो फॉरवर्ड वाला करंट को बहने देता है, रिवर्स वाला नहीं बहने देता है। तो फॉरवर्ड की वजह से जो करंट बहता है वो मिल गया फर्स्ट साइकिल में, ये रहा करंट। फिर दूसरे साइकिल में पोलैरिटी चेंज, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो ये आ गया फॉरवर्ड पे, ये आ गया रिवर्स पे। तो ये फॉरवर्ड वाला करंट को बहने देगा, वो नहीं बहने देगा। तो जो फॉरवर्ड वाला करंट को बहने देगा तो उसकी वजह से दूसरे साइकिल में भी मिलेगा ना आपको सिग्नल।
दूसरे साइकिल में भी सिग्नल तो मिलेगा, किसकी वजह से मिला, इसकी वजह से। फिर थर्ड साइकिल में वापस ये फॉरवर्ड, ये बहने देगा, वो नहीं बहने देगा। फोर्थ साइकिल में ये बहने देगा, तो हो गया ना फुल वेव रेक्टिफायर। समझो आप, वेरी इजी वर्किंग बहुत ही ईजी है। लेकिन यहां एक दिक्कत है दोस्त, आपने जंक्शन डायोड लिया है, ये तकलीफ है, प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। प्रॉब्लम फिर लिखेंगे उसका सोल्यूशन। प्रॉब्लम ये है कि जब अपना डायोड फॉरवर्ड पे है तब करंट को बहने दे रहे हैं, रिवर्स में आप बोल रहे हो करंट नहीं बह रहा है, लेकिन रिवर्स में एक लेवल के बाद तो करंट बढ़ जाता है ना अपने आप। तो क्या करना चाहिए हमको? हाँ, हम ये ध्यान रखेंगे कि जो रिवर्स का वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा न हो पाए, वरना ये भी करंट देगा, ये भी बहने देगा, वो भी बहने देगा, तो वापस एसी ही मिलेगा, कोई डीसी वीसी मिलेगा नहीं। समझा? तो प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स करंट आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो सॉल्यूशन कि डोंट लेट इट गो एट द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये मैं मेरी भाषा में लिख रहा हूं, आप आपके हिसाब से लिख देना। ये दासू पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। डोंट तो एनटी आता है ना इधर। अच्छा, मैं क्या लिखा था? डू लेट इट गो। रुक, अच्छे से लिखने दे। डोंट टच मी। बोलो, क्लियर है? बस ये रिवर्स वाला पंगा नहीं होना चाहिए आपको। ये पॉइंट नहीं लिखा ना तो समझ रेक्टिफायर का कोई वैल्यू नहीं है तेरी जिंदगी में, तुझे समझ ही नहीं आया रेक्टिफायर का प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आया आपको। प्रॉब्लम सिंपल है कि ये फॉरवर्ड पे है तब आप करंट ड्रॉ कर रहे हो, ये रिवर्स पे है तब आप इसका करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो। क्यों? रिवर्स में भी करंट तो होता है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर है तो रिवर्स में करंट नहीं होगा। क्लियर? ये हो गया रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर में समस्या ये है कि जो डीसी है आपका वो पल्सेटिंग डीसी है, पल्स के फॉर्म में। दिख नहीं रहा है क्या? वरना डीसी तो सीधा यूं होना चाहिए, ये पल्स के फॉर्म में, तो इट इज पल्सेटिंग डीसी। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो वी हैव टू सॉल्यूशन। या तो हम इसके साथ फिल्टर के तौर पे कैपेसिटर लगाएं या इंडक्टर लगाएं, तो अपना काम हो जाएगा। कैपेसिटर और इंडक्टर लगाने से ये जो पल्स का शेप दिख रहा है ये चला जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन करंट आपको मिल जाएगा, स्टेबल। ये वन डायरेक्शन में, लेकिन पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग मतलब देख, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेवल मिल रहा है, उसका अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, तो हम इसको एक स्टेबल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए या तो कैपेसिटर लो या इंडक्टर लो। अब अपनी टेक्स्ट बुक में कैपेसिटर दिया है, लेकिन मुझे टाइम मिला और याद रहा तो मैं इंडक्टर भी साइड में रफली आपको समझा दूंगा। अब कैपेसिटर कैसे काम करता है देखो, उसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। अब ये सब मिटाना पड़ेगा यार, मिटा रहा हूं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट हो गया भाई साहब, ले लो। बच्चा कुछ नहीं करे ना, सिर्फ चित्र ड्रॉ करे और ये ओपनिंग 2-4 पॉइंट लिख देवे कि चित्र में ये दिख रहा है मुझे, हाँ, तो भी मार्क्स मिलेगा, समझो। चल अब फिल्टर सर्किट समझाता हूं। खत्म हो गया रेक्टिफायर आपका। बस ये फिल्टर करना है, सिर्फ इसको, पल्स को हटाना है यहां से और वोल्टेज सीधा कर देना है, तो कर सकते हैं, घबराओ नहीं। देख, कैपेसिटर से फिल्टर करना है तो कैपेसिटर को लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल लेना पड़ेगा, और इंडक्टर से फिल्टर करना है तो सीरीज में लेना पड़ेगा। लेकिन अपनी बुक में कैपेसिटर है तो मैं कैपेसिटर से फिल्टर करके दिखाता हूं और उसको पैरेलल लेके दिखाता हूं। देखो, ये रहा अपना रेक्टिफायर, यहाँ पे पूरा रेक्टिफायर है। अब पूरा ड्राइंग फिर से नहीं बनेगा, आप भी इतना ही बनाना। ये रेक्टिफायर है, ये आगे का सर्किट ले लो। यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस X एंड Y, समझ में आया? इसके अंदर क्या क्या आ गया आपका? वो ट्रांसफार्मर भी इसके अंदर आ गया,
वो डायोड भी इसके अंदर आ गए, सब आ गया। अब सीधा बाहर की बात करो तो लोड रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे पैरेलल में आपको कैपेसिटर लगाना है, कैपेसिटर लगाना है। अब ये कैसे फिल्टर करेगा, बहुत आसान सी भाषा में, बहुत इजी है। ये लगा दिया कैपेसिटर। अब यहाँ से जो आएगा वो पल्सेटिंग आएगा और यहाँ कैपेसिटर से जो निकलेगा वो प्योर डीसी निकलेगा, डीसी स्टेबल निकलेगा एकदम। कैसे, तो समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, कैपेसिटर, मान लो आपने लोड रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं इधर, और यहां से जो भी सिग्नल आ रहे हैं इसके अंदर रेक्टिफाई होके, बराबर, उस सिग्नल के मैक्सिमम वोल्टेज तक ये चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होता है ना, पहले खाली लेके आना है आपको, भरा हुआ कैपेसिटर लेके नहीं आना है। कैसा लेके आओगे, खाली कैपेसिटर लगा दो इधर, तो पहले हाफ साइकिल में ये मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज होगा इफ देयर इज नो लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब लोड रेजिस्टेंस के कनेक्ट करने पे यहां से जो भी निकलेगा वो मैक्सिमम वोल्टेज जितना ही रहेगा, कम नहीं होने देगा। ये कम नहीं होगा। चार्ज हुआ, इसने खींचा, लेकिन इसका चार्ज होना शुरू है तो फिर इसने खींचा, चार्ज होना शुरू है तो फिर इसने खींचा, समझा। अरे यार, अरे तू लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो क्या होगा, मामला बंद हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज होते ही करंट को रोक देगा कि रुक जा भैया, आना मत, मैं तो चार्ज हो गया, मेरा पेट भर गया, तू रुक जा। इसलिए हमको लोड रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, खाली हो रहा है, चार्ज हो रहा है, खाली हो रहा है, चार्ज हो रहा है, खाली हो रहा है, समझा। तो ये लोड रेजिस्टेंस उसको ऐसे ही ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज पे मेंटेन रखेगा। तो जब फिल्टर कर दिया आपने सर्किट को, तब कैसा, देखो पहले ऐसा मिलता था आपको, ये पल्सेटिंग डीसी था आपका, पहले ऐसा डीसी था, लेकिन अब जो डीसी मिलेगा कैपेसिटर से फिल्टर होने के बाद वो ऑलमोस्ट ऐसा रहेगा आपका, ऐसा रहेगा। मतलब अभी ये सिर्फ इमेजिनेशन हो गया, समझो। पहले ऐसा था और अभी कैसा है, ऐसा। ये है प्योर डीसी आपका। ये आपकी टेक्स्ट बुक का तरीका है समझाने का। अब मैं मेरा ऑप्शनल देसी तरीका समझाता हूं कि कैपेसिटर क्या काम करता है अंदर। लेकिन एग्जाम्स में ये मेरा वाला तरीका लिखना नहीं, मेरा वाला तरीका टू डेवलप योर ब्रेन मोर एंड मोर है। एग्जाम में इसको वैलिड नहीं गिनेंगे, एमसीक्यूज में आप ये काम कर सकते हो। देखो ऑप्शनल तरीका क्या है इसको समझने का। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है XC, जिसको हम बोलते हैं 1/ωc। अभी ओमेगा क्या होता है, 2πf फ्रीक्वेंसी, समझा। अब यहां से जो भी AC इसके अंदर घुसता है, AC घुसता है तो इसका रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि AC फ्रीक्वेंसी वाला होता है। AC के अंदर ये फ्रीक्वेंसी होता है तो रेजिस्टेंस काम करेगा। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर के अंदर DC घुसेगा, वो आपका पल्स वाला DC, कोई भी DC घुसा अंदर, तो उस DC का तो फ्रीक्वेंसी होगा नहीं, क्योंकि DC तो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं होता है ना, आता ही रहता है, जानते हो ना। फ्रीक्वेंसी पे बात करूं मैं यार, तो DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो ये हो गया इनफाइनाइट। तो DC के लिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट, समझे आप। अब देख देसी भाषा में कैपेसिटर क्या करता है। ये बात तो तय है, अरे ढक्कन, ये बात तो तय हो गई कि AC होगा तो कैपेसिटर अपने अंदर आने देगा कि आजा बेटा, DC होगा तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर देगा, रोकेगा कि तू इधर नहीं आ सकता है ना। तो अब देख रेक्टिफायर से जो भी आया पल्सेटिंग वाला मामला, पल्स वाला मामला आया, जो AC होगा वो इधर अंदर घुस जाएगा और DC होगा उसको तो अलाउड ही नहीं करेगा, तो DC इधर चला जाएगा। तो हो गया ना, यहाँ से जो आया था वो मिक्स था आपका, DC के अंदर AC के पल्स घुसे हुए थे, तो वो AC सारा इधर खींच जाएगा, DC इधर निकल लेगा, खेल खत्म। सिर्फ इतना सा थॉट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब सीरीज में इंडक्टर लगा सकते हो यहाँ पे, उस पर फिर कभी डिटेलिंग करेंगे। हो गया, बहुत पढ़ा लिया, चलो टाटा, टेक केयर। नोट्स